नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फूड सेफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं और इस विषय पर हमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहिंद्र कुमार सलोजा जी। वेलकम मोहिंद्र जी हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले व्यूअर्स को अपने और अपने काम के बारे में थोड़ा बताएं। सर, मैं टीचर हूँ। मैं 40 साल का टीचर, 40 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और साथ में फूड सेफ्टी पे भी काम किया है। और अब मैं रिटायरमेंट के बाद में जो यूजीसी की कमेटीज या एफएफएसआई की कमेटीज या स्टडी मटेरियल को डेवलप करना, उसको एडिट करना, ये सब काम करता हूँ। सर, आज के समय में इंडिया में सबसे बड़ा फूड सेफ्टी चैलेंजेस क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज कि एक तो अडल्ट्रेशन है कि हम जैसे जानते हैं कि काफी प्रोड्यूसर्स, काफी मैन्युफैक्चरर्स तो ऑनेस्ट हैं, लेकिन कई ऑनेस्ट नहीं है। तो वो अडल्ट्रेशन, जैसे जो सस्ती चीज है उससे मिला देना, जैसे दूध में पानी मिला के बेचना, या जब कोई सस्ता दाल मिला के बेचना, या उसमें पत्थर वगैरह मिला देना, ये सब जो चीजें हैं, वो चैलेंज। एक तो फर्स्ट तो अडल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ये एक फर्स्ट चैलेंज। दूसरा ये है कि लोगों को ज्ञान नहीं है थोड़ा सा कि ये गवर्नमेंट ने कितना सिंप्लीफाई कर रखा है। अगर आप एक अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब नहीं मिलता तो आप अपना खाना बनाना शुरू कर सकते। अब अपना प्रोसेस जो भी मतलब बनाने का प्रोडक्ट है, तो वो अवेयरनेस नहीं है और वो कंसल्टेंट्स वगैरह के पास जाते हैं। तीसरा जो है आजकल जो बहुत ज्यादा आ रहा है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, जो वो बड़ा जो मिथ है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, वो सब उसके बारे में। फिर हमारे कंट्री में जो जितना जो भी प्रोडक्ट, खाने का प्रोडक्ट जितना लो टेम्परेचर पे रहेगा, लेकिन ये जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट है वो हमारे कंट्री में अच्छी तरह डेवलप नहीं, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ जाता है कि वो फूड जो है हमारा जल्दी खराब होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दूध को अगर हम बाहर रखेंगे 4 डिग्री से बाहर, चाहे हमारे लेवल पे हो, चाहे रिटेलर के लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे हो, तो वो खराब कर सकते। और फिर वाटर क्वालिटी, अगर हम ठीक तरह से वाटर जो है वो ठीक नहीं होगा तो उससे भी सेफ्टी का कंसर्न है। स्टोरेज, हर चीज को प्रॉपर स्टोर करके रखना है, पैक करके रखना है। तो अगर खाना ढक के नहीं रखा है तो वो सब प्रॉब्लम, जो जैसे घर पे भी अगर आप किचन में खाना बनाते हैं, अगर ढक के नहीं रखा तो छिपकली आ सकती है, कॉकरोच आ सकता है, तो वो सब प्रॉब्लम जो है वो इश्यू है। तो एक तो रॉ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल हमको सफाई बनाने में रखनी है, और जो भी है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर उसको अवॉइड करना है। और जो हैंडल कर रहा है, ना खाली बनाने वाला, खाते समय भी आप अपने बच्चों को बोलिए कि हाथ धो के खाना खाएं, तो मतलब उससे ठीक रहता है। ऑर्गेनिक और कॉन्वेंशनल फूड के बीच सेफ्टी के मामले में क्या फर्क होता है? देखिए, जो जैसे ऑर्गेनिक फूड और कन्वेंशनल फूड जो है, ऑर्गेनिक का मतलब यही है कि इसमें जो पेस्टिसाइड हमने मिनिमम यूज किए हैं, तो नेचुरल पेस्टिसाइड यूज किए गए, मतलब कोई सिंथेटिक केमिकल्स हमने नहीं उसमें बनाया है। और जब कन्वेंशनल फूड होता है उसमें कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन एफएफएसआई ने उसमें अब जैविक भारत का हमको एक सर्टिफिकेट लगाना जरूरत होता है। और उस सर्टिफिकेट को, जिसमें कि 2 मेथड होते हैं, जो जिसमें गाइडलाइंस दे रखी हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है या पार्टिसिपेटिंग गारंटी स्कीम है, वो उनकी जो कंडीशंस हैं कि जैसे आपको 3 साल में कोई ऑर्गेनिक यूज नहीं करना चाहिए, एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क दे रखा है। उसके हिसाब से आपने प्रोड्यूस किया, तो उस प्रोड्यूस से आपने प्रोडक्ट बनाए, तो आप जैविक भारत का लोगो एफएफएसआई देता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। और जो दूसरा जो फर्क होता है जो कन्वेंशनल में, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू ज्यादा हो सकता है, इसमें हमने पेस्टिसाइड जब यूज ही नहीं किया है तो कुछ कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। दूसरा फिर ये ऑफर, ऑर्गेनिक थोड़ा महंगा होगा क्योंकि वो मास प्रोडक्शन में होता है, ये कम क्वालिटी में प्रोड्यूस होता है, जिससे आपको 3 साल पहले फॉर्म को पैसे रखना पड़ेगा। और ये जो लोगो जस्टिफिकेशन है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई दुकानदार बोल रहा है कि ये ऑर्गेनिक है, तो उसके पास में जैविक भारत का सर्टिफिकेट उस पर लगा होना चाहिए।
सर, फूड लेवलिंग कंज्यूमर सेफ्टी के लिए कितनी जरूरी है और सबसे कॉमन लेवलिंग मिस्टेक्स क्या होती है? देखिए, जो जो लेबल का जो मेन पर्पस है कि कंज्यूमर को पूरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो उसमें 13-14 गाइडलाइंस दे रखी हैं कि फूड लेबल, ताकि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, ये कब बना था, और इसमें इसका वेट कितना है, और कब तक इसको हम डेट ऑफ एक्सपायरी कब तक यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा उनका जो लोगो और FFSI का जो नंबर, ये सब डाल के देना हो। और जैसे मैं बोल रहा था कि लीगल मेट्रोलॉजी में तो वेट, प्राइस, पर यूनिट प्राइस, ये सब भी देना, ताकि जब कंज्यूमर एक ले रहा है तो वो उसको पूरा, हम बोलते हैं कि राइट चॉइस, कि वो डिसाइड कर पाए कि मैं लूंगा। कि अगर जैसे 2 टाइप के कुछ बिस्कुट ले रही हैं या दूध ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंग्रेडिएंट कैसे है, क्या क्या न्यूट्रिशन, जब मैं पीऊंगा तो मैं कहीं उससे मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। एलर्जन इंफॉर्मेशन भी देते हैं, ताकि अगर आपको एलर्जी है इससे तो वो भी स्पेसिफाई की जाती है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, जैसे इसको बनाने का मेथड, रखने का मेथड, और क्या इसकी शेल्फ लाइफ है, ये सब चीजों का पॉइंट उनको देना पड़ता है। और उसमें भी डिपेंड करता है क्या पैकेट का साइज है, तो स्पेसिफाई कर रखा है। क्योंकि हम जो है भारत के लोग, हम जैसे वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन लोगो होना चाहिए, ये कब तक सेफ है ये पता होना चाहिए, इसमें न्यूट्रिशन कितना है। जैसे मैंने बताया कि आजकल सब न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कंसर्न हो गए हैं, क्योंकि दवाइयां कम लेना चाहते हैं, उससे ठीक होना चाहते हैं खाने से ही। तो इसमें शुगर ज्यादा तो नहीं है, इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है, ऑयल तो ज्यादा नहीं है, पॉली फैट किस टाइप के हैं, तो वो सब का पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा होता है कि इसमें एडिशनल शुगर डाला तो नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप एक ऑनेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे। और अगर आप अडल्ट्रेटेड हैं तो आप चीजें छुपाने की कोशिश करेंगे। जैसे आज 10 मार्च को मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मेरे को पता है कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 6 महीने है, लेकिन आप उसको 10 मार्च की जगह डेट डालने के बजाय आप 10 अप्रैल डाल देंगे, ताकि आपको लगेगा कि प्रोडक्ट, क्योंकि 1 महीना प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचते में टाइम लगता है, तो उसकी जो डेट होती है, तो इस तरह से जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। दूसरा, उनको बिना टेस्ट किए न्यूट्रिशनल को उसकी वैल्यू लिखवा देना। तो ये सब चीजें जो हैं एक तरह से प्रॉब्लम लेबलिंग में नहीं होना चाहिए, जो कि सर, फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव नेचुरल प्रिजर्वेटिव कौन से हैं? देखिए, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स तो जो हम देखते आ रहे हैं कब से, बचपन से, जैसे सॉल्ट है, शुगर है। आप किसी में, जब आप घर में जैसे अचार डालते हैं, तो हम ये सॉल्ट, शुगर नेचुरल प्रिजर्वेटिव, हनी है, लेमन जूस है, ये सब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है, जिसको कि आप यूज कर सकते, और हम करते भी आ रहे हैं, हमारे खाने में हम यूज करते भी आ रहे हैं। और इसी को ही, जो भी एक जो मिथ है कि जो खाना इंडस्ट्री से बन के आता है उसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड है जिसमें कि प्रिजर्वेटिव कितना डालना चाहिए, कितना जो सेफ है, जो कि रिसर्च के बाद से पता चला है, उसका लेवल वेल डिफाइंड है, और उतना ही उसमें अलाउड होता है। अगर प्रोडक्ट में ज्यादा होता है और वो पकड़े जाते हैं, तो उनके ऊपर में जो भी फॉलो जो पेनल्टी है वो लगती है। तो अगर हम उस लेवल से कम होते हैं तो उतना ही डालते हैं, मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स उतना ही डालते। कई, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो ऑनेस्ट नहीं होंगे वो उसमें वो प्रिजर्वेटिव ज्यादा डाल देंगे कि मेरा प्रोडक्ट लंबे टाइम तक खराब नहीं। सर, गलत पैकेजिंग से फूड सेफ्टी पर क्या असर पड़ता है और बेस्ट पैकेजिंग टेक्निक्स कौन सी है? देखिए, किसी सबसे जो बड़ा इसमें इसी के हमको ये देखना है कि सबसे जो अच्छी बात है कि जो एक्ट के अंदर में ऐसे रेगुलेशंस बने हुए हैं। लेबलिंग के ऊपर भी एक पूरा रेगुलेशन है जिसमें कि समरी भी दे रखा है और कि क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना है। ऐसे पैकेजिंग रेगुलेशंस भी बने हुए हैं। पैकेजिंग रेगुलेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो फूड ग्रेड पैकेजिंग होना चाहिए। दूसरा जो चीज है कि वो जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें से कोई भी टॉक्सिक, मतलब जो भी केमिकल है, वो फूड में नहीं जाना चाहिए और आपस में रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि फूड पैकेजिंग का जो पर्पस होता है कि उसको वो कंटेन करे, और जो बाहर का जो इन्वायरमेंट, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टेम्परेचर लीक नहीं होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा आपने पैकेज अच्छी तरह बना के भेजा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको खोल के उसमें कुछ लगा के टेम्पर प्रूफ
प्रूफ होना चाहिए और उसको ठीक तरह से जिसका पर्पस के लिए है उतना वेट रखना चाहिए। मान लो कि अगर आप 1 किलो का ऑयल का है तो वो उसको विदस्टैंड करना चाहिए, टेम्पर प्रूफ नहीं होना चाहिए। और जो फूड बॉन्ड जो 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 रिस्क है, मतलब जो केमिकल्स हैं, वो उससे इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए और वो जो उसका जितना शेल्फ लाइफ है तब तक वो ठीक रहना चाहिए। ये है तो हमको प्रॉपर फूड ग्रेड, पहला चीज है हमको फूड ग्रेड की पैकेजिंग मटेरियल लेना चाहिए और जो कि स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड है। हम जिससे, अगर हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम जिससे ले रहे हैं उससे हमको सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि ये फूड ग्रेड मटेरियल है, उसका टेस्ट रिपोर्ट लेना चाहिए और उस प्रोडक्ट को उस हिसाब से ही उसमें पैक करके और ठीक टेम्परेचर पे रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि डिपेंड करता है कि अगर तुम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया या फूड, तो उसको लो टेम्परेचर पे रखें और उससे वो ठीक। हर फूड प्रोसेसिंग यूनिट को कौन से HACCP प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए? देखिए HACCP जो ये है, इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं। हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये कोडेक्स ने बना के दिए हैं, लेकिन कोडेक्स ने उससे पहले प्रीरिक्विजिट बनाए हैं, फिर साथ में HACCP। ये टोटल प्रोसेस है। HACCP का जो प्रोसेस होता है कि एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रिवेंटिव अप्रोच, कि मेरे प्रोडक्ट में कोई हैजार्ड नहीं आएगा। हैजार्ड मीन कोई भी, जैसे फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड या ऐसे नहीं आना चाहिए। तो वो हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना, उसका फिर क्या वो है कंट्रोल प्रोसेस है, क्या क्रिटिकल लिमिट है, फिर प्रॉपर रिकॉर्ड है। तो ये कंप्लीट पूरा प्रोसेस ही करना पड़ता है। और अगर कोडेक्स तो बोलते हैं कि अगर आप पहले PRP अच्छी तरह सफाई रखेंगे तो आपको HACCP फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, जो नए एक्ट के साथ। लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो हमको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमको जो, जिससे कि प्रोडक्ट सेफ हो। जैसे अब दूध है जिसको हम पीते हैं, जो हमको पैकेट में दूध मिलता है, तो उसमें हमारा जो HACCP है, एक ही HACCP क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, कि उसको दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके 15 सेकंड पे रख के फिर इमीडिएटली ठंडा करना। तो ऐसे ही डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वाइज कि क्या होगा। तो उसके प्रिंसिपल 7 हैं, उसके स्टेप्स 12 है, और वो खाली हमको जो फूड सप्लाई चेन पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या हजार्ड आ सकते हैं या उस स्टेज पे हो सकता है और हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए अभी कौन से नए टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है? देखिए, इसमें हम जो है काफी, एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे कंट्री में है कि हम अगर जो बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन कर पाएंगे और क्वालिटी रॉ मटेरियल और क्वालिटी वो करेंगे तो काफी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव रहे हो जाएगी। इसके अलावा जो नई टेक्निक्स आ रही हैं वो, जैसे कि सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी या हमारा AI बेस्ड में, जिससे कि हम ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं वो भी है। एनालिसिस में भी एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं। अब सेंसर बेस्ड में, कि जैसे आपने पूछा कि हर पैकेट पे जब हम निकल रहे हैं तो प्रॉपर्ली सील हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये प्रॉपर्ली सील हुआ है कि नहीं हुआ। उसी तरह से सेंसर बेस्ड में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें पूरा प्रोडक्ट का लेबल, ऑल इंफॉर्मेशन आया है कि नहीं आया, तो सेंसर बेस्ड। ब्लॉकचेन से हम उसको ट्रेसेबिलिटी सेट करने में हमको हेल्प मिलती है कि ये प्रोडक्ट में आज ये जो हमने जो पनीर बनाया है, ये दूध हमको किस कोऑपरेटिव से मिला था, या जो वीट का जो हमने कुछ भी बनाया, जैसे कि मान लो अपने फ्रोजन जो प्रोडक्ट लिया, तो वो फ्रोजन पीस आपको किस फॉर्म से मिले, तो वो ट्रेसेबिलिटी को हम सेट कर सकें। इसी तरह से जो QR कोड है वो भी हमको आइडेंटिफाई कर दे देगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना था, कैसे बना था। फिर एनालिसिस में भी एडवांसेस आ गए हैं, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इवन जो है सेंसर बेस्ड, मतलब AI बेस्ड, की ऑन द स्पॉट कि आपका ये इसमें कोई अडल्टेंट तो नहीं मिला। कंज्यूमर्स कैसे समझ सकते हैं मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स है वो सेफ है कि नहीं? देखिए, एक तो सबसे जो पहला है कि आपको FSSAI का लाइसेंस, उसका लोगो देखना चाहिए, और जो जैसे मैंने बताया कि जो उनकी जो मिनिमम लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करनी चाहिए, कि आपको एटलीस्ट वेज, नॉन वेज लोगो, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए, उसका न्यूट्रिशनल लेबल होना चाहिए, और वो अगर उस पे जैसे लिखा है
कि ये HACCP सर्टिफाइड है, क्योंकि उसमें कई प्राइवेट लोगो भी मिलते हैं, ISO बोल देते हैं, मतलब कि ये उस प्लांट पे बना हुआ है। लेकिन जो FFSI के लेबल, लोगो, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ प्रोडक्शन, डेट ऑफ एक्सपायरी, इन सब चीजों को देखने से ही उनको मालूम चल जाएगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, किस हिसाब से। सर, फार्मर्स और फूड प्रोसेसर्स अपनी फूड सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर कंज्यूमर में कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं? उसके लिए उनको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड सेफ्टी और क्वालिटी, अगर वो FFSI का सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी एस्टेब्लिश हो जाती है, तो कंज्यूमर में ट्रस्ट आ ही जाता है कि ये प्रोडक्ट ठीक रहेगा, ठीक है, और ज्यादा उनसे कम्युनिकेट करें। सबसे जो अच्छा तरीका है कि अपने जो वेबसाइट है या जो भी है उसमें उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन दें कि फूड कैसे सेफ रहेगा, या इसके बनाने के मेथड क्या हैं, या क्या स्टेप उन्होंने लिए, कि जिससे कि वो हम प्रोडक्ट का विश्वास बढ़ जाएगा। सर, लास्ट में हमारे जो नए युवा फार्मर्स है और जो अभी मतलब फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में आए हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम नंबर 1 में है फूड प्रोडक्शन में कहीं में, और हमारा कंट्री का पोटेंशियल भी है कि वी कैन बिकम द वर्ल्ड बास्केट फॉर द वर्ल्ड फूड बास्केट फॉर। अब इसमें हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हम प्रोड्यूस करें और क्वालिटी प्रोड्यूस करें, और क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको बेसिक जो हाइजीन जो हम घर पे रखते हैं उसको फॉलो करेंगे तो हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि वो इसकी तरफ आए और क्वालिटी के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। अल्टीमेटली जो है, जो ट्रस्ट बनता है वो क्वालिटी से ही बनता है, और उससे ही उनका ग्रोथ भी होगा और पूरे कंट्री का भी हमारा इसका ग्रोथ होगा। सर मोहिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर करने के लिए। धन्यवाद, आपको धन्यवाद।